गाइस, स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है। काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। ए हॉट एंड सेक्सी किसिंग सेशन इन लैम्बोर्गिनी। रात का वक्त, मलिक मेंशन। हर कोई सो चुका था और रात का घना अंधेरा सब ओर फैल गया कि तभी इस सन्नाटे से भरी इस रात में एक कार का शोर गूंजा। ये अरमान की कार थी, जो कि अभी अभी बाहर से आ रहा था। उसने इस समय काले रंग की कमीज पहनी थी जिसकी बाजों को उसने कोहनी तक समेट रखा था। उसका ब्लेजर कार की सीट पर टिका था, जिसे उठाते हुए अरमान कार से बाहर निकला और गाड़ी की चाबी ड्राइवर के पास फेंक दी, जिसे लेकर ड्राइवर गाड़ी पार्क करने चला गया तो वही अरमान उस ब्लेजर को अपने कंधों पर टांगते हुए अंदर आने लगा। कोई कह नहीं सकता था कि आम लोगों के बीच रहने वाला ये शख्स हैवान था, जो कुछ देर पहले ही किसी को बेरहमी से मारकर आया था। अरमान अंदर आया और जैसे ही अपने कमरे में जाने को हुआ कि तभी अचानक से उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ अरमान। ये आवाज सुन अरमान के कदम रुक गए, लेकिन वो मुड़ा नहीं। तो वही कुछ ही पलों में उसके सामने शरद आ खड़े हुए, जिनके चेहरे के हाव भाव बेहद सख्त थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी रात गए तुम रोज कहाँ से आते हो? मैनेजर से बात हुई थी मेरी, उसने कहा कि तुम 4 बजे ही ऑफिस से निकल गए थे और अब। शरद ने अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखा, अब रात के 2 बज गए हैं। पूरे 10 घंटे का फर्क। शरद के सवालों में अरमान को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। पहले तो कभी आपने मुझसे ये सवाल नहीं किया, अरमान ने शरद की आंखों में देखते हुए कहा। काश पहले सवाल कर लिए होते, शरद नफरत के साथ बोले। वही अरमान ने कहा, तो सुनिए डैड, मैं इस वक्त मर्डर करके आ रहा हूँ। अरमान का इतना कहना भर था कि शरद के चेहरे की रंगत उड़ गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन न हुआ कि अभी अभी अरमान ने क्या कहा। कुछ पलों तक खामोशी फैल गई और फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए अचानक से अरमान के हंसने की आवाज गूंज उठी। शरद हैरानी से अरमान को देख जा रहे थे और वही अरमान ने उनके कंधे पर हाथ रख कहा, क्या हुआ? डर गए? शरद का खून खौल उठा था। उन्होंने गुस्से में अरमान का हाथ अपने कंधे से हटाया और कहा, खबरदार जो आइंदा इतना बेहुदा मजाक किया। और अब अरमान के चेहरे की भी नसें तन गई। वो शरद की आंखों में आंखें डाल उनके थोड़े और नजदीक बढ़कर बोला, उम्मीद है सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाउ गुड नाइट डैड। ये कहते ही अरमान अपनी तीखी नजरों से शरद को देख वहां से आगे बढ़ गया और शरद अपने हाथ की मुट्ठी कसके रह गए। हालांकि वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि अरमान के कहे जिन शब्दों को उन्होंने बेहुदा मजाक के रूप में लिया, असल में वो एक हकीकत थी। ऐसी भयानक हकीकत जिससे अगर वो रूबरू हो गए तो उनकी दुनिया हिल जाएगी। अगली सुबह आयशा की नींद खुली जब उसने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। वो इस वक्त नींद में थी और उसे चिढ़ भी मच रही थी कि भला इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है। उसने टाइम देखा तो 6 बज रखे थे। ये देख वो गुस्से में बिस्तर से उठ खड़ी हुई और सीधा जाकर दरवाजा खोल दिया तो सामने उसे जूलिया खड़ी दिखाई दी और इससे पहले कि आयशा कुछ भी कहती कि तभी जूलिया ने कहा, रेडी हो जाइए आयशा मैम। बहुत आराम कर लिया आपने, अब बारी है प्रैक्टिस की। कैसी प्रैक्टिस? आयशा ने चिढ़ते हुए कहा। लगता है अब मुझे आपको बादाम देना भी शुरू करना होगा। भूल गई आप, अरमान सर के साथ आपकी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है, जूलिया ने कहा। तो ये सुनते ही आयशा के दिमाग के झटके खुले। वो अपना सिर पीट के रह गई ट्रेनिंग का नाम सुन, लेकिन वो जानती थी कि उसके इनकार करने का कोई फायदा नहीं है। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। आयशा रेडी होकर प्रैक्टिस रूम के सामने आ खड़ी हुई। उसके आते ही धीरे से दरवाजा खुल गया, जिसके द्वारा वो अंदर पहुंची तो उसकी नजर सामने सुहाना और साथ खड़े उसके पार्टनर पर गई। अरमान उसे यहाँ नहीं दिखा। ये देख आयशा को हैरानी हुई कि तभी सुहाना की नजर आयशा पर गई, जिसे देख वो उसके पास आकर इतराती हुई आवाज में बोली, ओ हेलो स्टेपसिस। आयशा जानती थी कि सुहाना उसे पसंद नहीं करती है। उसने धीरे से कहा, हेलो। वैसे कहाँ से सीखा ये सब? सुहाना के इस सवाल पर अचानक से आयशा सवालिया नजरों के साथ उसे देखने लगी। क्या सीखने की बात कर रही है आप? आयशा ने कहा, अमीर लड़कों को फंसाना। सुहाना ने छूटते ही कहा और फिर उसने आगे कहा, वैसे ये टैलेंट तो आई एम श्योर तुम्हारे अंदर तुम्हारी मोम से आया होगा। पहले उन्होंने मेरे डैड को फंसाया और अब तुमने। शट अप। आयशा गुस्से में चिल्ला पड़ी। उसने आज पहली दफा सुहाना के आगे अपनी आवाज ऊंची की थी। तुम्हें मेरे बारे में जो कहना है उसे मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर खबरदार जो मेरी माँ के ऊपर उंगली उठाई। आयशा की ऊंची आवाज सुन सुहाना और अधिक गुस्से में भर उठी और वो इसे आगे कुछ भी कहती कि तभी उसकी नजर आयशा के पीछे गई। पीछे अरमान किसी से फोन पर बात करता हुआ अंदर आ रहा था और उसे देख सुहाना को ना चाहते हुए भी शांत होना पड़ा। इस बदतमीजी का हिसाब तो तुम्हें चुकाना होगा आयशा। सुहाना ने मन ही मन ये बात कही और आयशा को तब तक घूरती रही जब तक अरमान की नजरें उन दोनों पर ना पड़ी। गुड मॉर्निंग भाई। सुहाना ने चालाकी से अपना ध्यान आयशा से हटा दिया और तभी आयशा ने भी मुड़कर देखा जहां उसे अरमान खड़ा दिखाई दिया। अरमान ने फोन कट किया और अब जाकर वहां खड़ी आयशा पर उसकी नजर गई।
कुछ पलों तक उसे देखते रहने के बाद अरमान उसके करीब बढ़ने लगा और फिर सीधे आयशा के सामने आ खड़ा हुआ। रेडी? आयशा तो अरमान को देखते ही सुन्न पड़ जाती थी। उससे कुछ ना बोला गया कि तभी अरमान ने उसका हाथ थामा। ये देख आयशा के दिल ने एक दफा फिर रफ्तार पकड़ ली। तो वही अरमान उसे ट्रेनिंग सेक्शन में लाया और फिर उसके हाथ को एक उठाते हुए बोला, अब से नो एक्सक्यूजेस। कल से दिल्ली यहाँ आओगी। आयशा एकटक अरमान को देखे जा रही थी और अरमान ने भी महसूस कर लिया कि उसका ध्यान ट्रेनिंग से ज्यादा खुद अरमान पर है। ये देख अरमान ने अचानक से आयशा के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसका चेहरा आगे की ओर खींच लिया। आयशा की सांसें थम गई। तो वही अरमान ने अपनी गर्म सांसों को उसके चेहरे पर छोड़ते हुए कहा, काम के वक्त पर मुझे सिर्फ काम पसंद है। गॉट इट? अरमान की ठंडी आवाज को सुन आयशा ने तुरंत अपनी गर्दन हिला दी तो वही सुहाना ने चुपके से उन दोनों की एक तस्वीर अपने फोन में खींच ली और एक नफरत भरी नजर आयशा पर डाल वहां से चली गई। और यहाँ अरमान एक एक कर आयशा को हर एक स्टेप सिखाने लगा। वो बहुत अच्छी तरह से सब कुछ सिखा रहा था और ये देख आयशा हैरान भी थी क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि अरमान इतना अच्छा ट्रेनर भी हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि वो प्रोफेशनल है। आयशा सोच में पड़ गई कि वो इतना इम्परफेक्ट होते हुए भी हर चीज में परफेक्ट कैसे है। लेकिन आयशा इस बात से अनजान थी कि अरमान का ये सारा परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के लिए है और वो है खुद आयशा। कुछ समय बाद आयशा का आज का सेशन आखिरकार खत्म हुआ और आज उसने किसी डिसेंट स्टूडेंट की तरह सब कुछ अच्छी तरह से सीखा। लास्ट मूव सिखाने के बाद अरमान उससे दूर हुआ। दोनों के बदन पसीने से भीग चुके थे। अरमान ने पानी की बोतल उठाई और उसे अपने मुंह से लगाकर उसे पीने के बाद उस बोतल को आयशा के सामने बढ़ा दिया। आयशा ने बोतल को पकड़ उसे तुरंत अपने होंठों से लगाकर पी लिया और जैसे वो पानी का घूंट पीती जा रही थी वैसे वैसे उसकी हलचल करती गर्दन अरमान की नजरों को दीवाना कर रही थी। और इन सबसे अनजान आयशा ने पानी पीकर उस बोतल को दोबारा अरमान की तरफ बढ़ा दिया। अरमान ने उस बोतल को पकड़ने की बजाय आयशा का हाथ थाम लिया और उसे सीधा अपने करीब खींच लिया। आयशा उसके सीने से आ लगी जब अरमान ने उसके माथे के किनारे बह रही पसीने की बूंदों को अपनी उंगली से छूते हुए कहा, कॉलेज जाना है। इस पर आयशा ने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी जिसे देख अरमान ने कहा, गेट रेडी, आई ड्रॉप यू। ये कहकर अरमान ने उसे छोड़ दिया और खुद को रिहा पाते ही आयशा बिना एक पल गवाए वहां से चली गई। अंडरस्को शरद के हाथ में एक फोन था और उस फोन में वो तस्वीर जिसे सुहाना ने कुछ देर पहले लिया था। वही सुहाना उनके सामने अपने हाथ बांधे खड़ी थी। शरद ने गुस्से में उस तस्वीर को देखते हुए कहा, बहुत जल्द ये सब खत्म कर दूंगा मैं। ऑफ कोर्स डैड, बस आज का इंतजार और करना है, सुहाना ने कहा। पर तभी शरद कुछ सोचकर बोले, लेकिन इन सब से आयशा कोई फर्क नहीं पड़ता डैड, आप बस अपने मकसद पर ध्यान दीजिए। सुहाना के कहने पर शरद खामोश हो गए और एक गहरी सांस लेकर उन्होंने अपनी गर्दन हिला दी। अंडरस्को लेम्बोर्गिनी आयशा के कॉलेज के सामने आ खड़ी हुई जिसे अरमान ने ड्राइव किया था और वो इस वक्त आयशा के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा था। आयशा ही जानती थी कि पूरा सफर उसने अरमान के साथ कैसे तय किया था क्योंकि अरमान जब भी उसके इर्द गिर्द होता था तो वो रेस्टलेस हो जाया करती थी। खैर, कॉलेज के आते ही आयशा ने एक सुकून भरी सांस ली और जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलने को हुई उसी पल अचानक से अरमान ने उसकी कलाई पकड़ ली और अब आयशा का दिल धड़क कर रह गया। इधर अरमान ने आयशा को अपने पास खींच लिया जिससे आयशा की नजरें उसकी नजरों से जा मिली कि तभी अरमान ने बिना एक पल गवाए उसके होंठों को चूम लिया। आयशा के हाथ एक झटके में अरमान के कंधों पर जा कसे और उसने कसके अपनी आंखें मींच ली। और वही अरमान के हाथ पीछे आयशा के जिस्म पर रेंग रहे थे और वो हाथ पीठ से होते हुए उसके हिप्स तक पहुंच गए। आयशा ने इस समय एक लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी और ऊपर से एक टॉप जिस वजह से अरमान की उंगलियों को एक गैप मिल गया था उसे एक्सप्लोर करने का। वो आयशा की कमर पर कसी उस स्कर्ट के अंदर अपना हाथ ले जाने का। आयशा बेकरार हो गई जब उसने अरमान के हाथ को अपने हिप्स पर महसूस किया। वो कुछ समय पहले तो बेसुध हो गई थी लेकिन जब उसने अरमान की उंगलियों को वहां हरकत करते पाया तो वो उससे दूर होने के लिए कसमसा उठी मगर अरमान की पकड़ से छूट पाना उसके लिए इतना आसान कहाँ होने वाला था। अरमान ने एक हाथ पीछे से बेहद कर्कश लहजे में आयशा के बालों पर जकड़ दिया और अब वो बेसबरों की तरह उसके होंठों के साथ आयशा की नाक, उसकी गाल, आंख और उसकी सूरत के हर हिस्से को बेहिसाब चूमने लगा। तो वही अरमान का दूसरा हाथ उसकी कमर के नीचे हरकत करता जा रहा था और जैसे ही उसकी उंगलियां आयशा की सकट के भीतर जाने को हुई उसी पल वो अचानक से रुक गया और एक आखिरी दफा मजबूती से उसकी कमर को अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसने आयशा को खुद से दूर कर दिया। यहाँ आयशा की जान में जान आई। उसकी सांसें काबू से बाहर हो चली थी। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था जिसे देख अरमान ने छूटते ही उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाकर बोला, ब्रेथ बेबी। ये सुनते ही आयशा ने एक गहरी सांस खींची। तो वही अरमान ने इस बात पर बहुत अच्छी तरह से गौर फरमा लिया था कि किस करते वक्त आयशा सांस लेना भूल जाती थी।
अरमान काफी समय तक आयशा की पीठ सहलाता रहा और वही आयशा उसके सीने पर अपना सिर रखकर लंबी लंबी सांसें भरती रही। कुछ लम्हों बाद अरमान ने धीरे से उसे खुद से अलग किया और फिर उसके बिखर चुके बालों के साथ साथ कपड़े ठीक करते हुए बोला, नाउ गो। आयशा तो अब सोचने तक की सुध में नहीं थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब अगर और थोड़ी देर वो यहाँ रुक गई तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा, खासकर उसके होंठों के लिए। और ये सोचते ही उसने एक पल ना गवाया और कार से बाहर निकलकर लगभग भागते हुए आगे बढ़ गई। तो वही अरमान ने उसके तेज कदमों की रफ्तार देख अपने होंठों में एक सिगरेट फंसाई और उसी पल आयशा ने आगे बढ़ते हुए एक आखिरी बार पलटकर अरमान को देखा, जिस वजह से उन दोनों की नजरें जा टकराए और उसे देखते ही देखते अरमान ने अपनी आंखों पर काले रंग का चश्मा चढ़ा लिया। आयशा उसे देख तुरंत वापस पलट गई और कुछ ही पलों में वो अरमान की नजरों से ओझल हो गई। उसके जाते ही अरमान ने अपना सिर पीछे सीट से टिका दिया और आंख बंद करते ही उसके जहन में चंद लफ्ज शोर कर गए। पलट कर देखती है जालिम, तेरी ये अदा भी कमाल है। तुझे देखते ही मैं क्यों तबाह हो जाता हूँ, ये अब भी एक सवाल है। सर्वाधिकार कॉपीराइट। कि तभी अरमान के फोन में एक मैसेज आया, जिसे देख अरमान के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि ये मैसेज अभय की तरफ से था। कंटिन्यूड, डोंट टच मी। अरमान की कार समुद्र के किनारे एक खाली सी जगह पर आकर रुकी। उस जगह पर पहले से ही कई सारी महंगी गाड़ियां खड़ी थीं और बाहर कई बॉडीगार्ड सूट बूट पहने और आंखों पर चश्मा चढ़ाए खड़े थे। अरमान अपनी कार से बाहर निकला और फिर उन गार्ड्स के बीच अपने कदम आगे बढ़ाने लगा और तभी उसकी नजर समुद्र से उठ रही लहरों को देखते हुए अभय पर गई। अरमान उसे देख उससे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा हो गया और बोला, सोचा नहीं था अगली मुलाकात इतनी जल्द होगी मिस्टर ठाकुर। अरमान की आवाज सुन अभय बिना मुड़े ही मुस्कुराया और फिर अपने आंखों पर चढ़े चश्मे को उतारते हुए बोला, मुलाकात तो होनी ही थी, आखिर एक कड़ी जो हमारे बीच जुड़ी है। ये कहकर अभय पलटा और अब अरमान और अभय एक दूसरे के सामने खड़े थे, आंखों में आग लिए। अभय ने एक गहरी सांस लेकर कहा, सुना है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं आग हूँ तो आप ज्वालामुखी, इसलिए दरार पड़ने में देर नहीं लगेगी। तो इससे पहले कि कोई दरार पड़े, क्यों ना दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया जाए। अभय की इस बात पर अरमान के होंठों के कोने मुड़ गए और उसने अपना सिर हिलाते हुए अपने होंठों में एक सिगरेट फंसाई और उसकी लंबी कश भरते हुए अभय के पास अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, ये दरार मैं तब तक तो बिल्कुल नहीं पड़ने दूंगा जब तक मैं आपका वो कर्ज नहीं उतार देता जो आपने मेरे ऊपर उस रात चढ़ाया, मेरी चाहत को बचाने का कर्ज। ये कहकर अरमान ने अपनी उंगलियों के बीच फंसी उस सिगरेट को अभय की ओर बढ़ा दिया, जिसे अपने हाथ में लेकर अभय ने उसे अपने होंठों से लगाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, आज मैं आपको मौका देता हूँ ये कर्ज अदा करने का। ये सुन अरमान के होंठों पर टेढ़ी मुस्कान आ गई, क्या कीमत है फिर? बता दीजिए मिस्टर ठाकुर। कीमत नहीं, बल्कि उससे भी कीमती चीज मांगने जा रहा हूँ, सोच लीजिए। दे पाएंगे? अभय ने अरमान की आंखों में आंखें डाल कहा। सोच लिया जनाब, आप बस वो कीमती चीज बताइए। कि तभी अभय छूटते बोला, आयशा। और बस ये एक नाम अभय की जबान से सुनते ही अरमान के हाथ की मुट्ठियां इस कदर कस गई कि अगर इस पल उसने अपने हाथ में लोहा भी पकड़ रखा होता तो वो भी उसकी मजबूत मुट्ठी के आगे टूटता चला जाता और चकनाचूर हो जाता। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। आयशा की इस समय क्लास ओवर हुई ही थी कि तभी उसके साथ बैठी प्राची ने देखा कि काफी देर से वो कुछ परेशान लग रही है। क्या हुआ, तू ठीक है? ये सुन आयशा ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई और फिर पानी पीकर अपने सीने पर हाथ रख बोली, कुछ अजीब सा लग रहा है प्राची। पता नहीं कैसा फील हो रहा है। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो घर चली जा। प्राची ने कहा। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी घबराहट फील हो रही है। आयशा ने कहा। अब समझी ये घबराहट किस वजह से है? प्राची ने कहा। किस वजह से? आयशा ने हैरानी से प्राची को देखते हुए कहा। क्योंकि परसों से एग्जाम है इसलिए। सबको होती है, और तुझे भी हो रही है। नथिंग बिग, प्राची ने लापरवाही से कहा। और वही आयशा को मालूम था कि ये एग्जाम वाली घबराहट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आगे उसने कोई बहस ना की और चुपचाप अपना फोकस किताबों में लगाकर बैठ गई। कि तभी प्राची ने कहा, वैसे आजकल रोनित काफी बदला सा लगता है ना? बात ही नहीं करता पहले की तरह। आयशा, पता नहीं क्या हुआ। प्राची, क्या हुआ का क्या मतलब है? यार उस दिन अरमान मलिक ने जो यहाँ पूरे कॉलेज के सामने किया था, उसके बाद कहाँ किसी में इतनी हिम्मत बची है कि कोई तुझे आंख उठा के भी सके। इसी वजह से अब रोनित भी दूर दूर भागता है। ये सुन आयशा को वो दिन याद आ गया। उस दिन को भला वो कैसे भूल सकती थी? वो तो उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुका था जो उसके जहन से मरते दम तक नहीं मिटेगा। कि तभी अचानक से आयशा को किसी ने आवाज लगाई, आयशा। ये सुन आयशा ने अपनी नजर उठाई तो क्लास की चौखट पर एक लड़का खड़ा था जो आयशा को अपने पास आने का इशारा कर रहा था। उसे इस तरह इशारा करते देख आयशा को जरा अजीब लगा, लेकिन फिर वो उठकर उसके पास गई और बोली, क्या हुआ? मुझे क्यों बुला रहे हो? ये सुन उस लड़के ने, जिसका नाम कपिल था, उसने धीरे से कहा, आज लास्ट रिहर्सल करना है, प्लीज चलो।
क्या? मैं क्यों? अभी तक तुम्हारी पार्टनर नहीं आई? आयशा ने पूछा। नहीं यार, तभी तो तुम्हारे आस आया हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कुछ गर्ल्स से पूछा लेकिन उन्होंने क्लियर मना कर दिया। प्लीज चलो ना मेरे साथ, कपिल ने कहा। लेकिन प्लीज यार आयशा, 5 मिनट का भी काम नहीं है आज। कपिल के इतनी जिद की वजह से आयशा को मजबूरन मानना पड़ा। अच्छा ठीक है, लेकिन आज मैं वैसा कुछ नहीं करूंगी जैसा कल करवाया था, आयशा ने सख्त आवाज में कहा। अरे हाँ यार, एक प्ले ही तो है बस, नाराज क्यों होती हो? तुम चलो मेरे साथ। ये कहते ही कपिल ने आयशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। वही पीछे बैठी प्राची ने जब कपिल को आयशा का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाते देखा तो उसे ये अजीब लगा। और इधर आयशा जो अचानक से कपिल के हाथ पकड़ के पर सकपका गई, उसने तुरंत आगे आकर अपना हाथ कपिल के हाथ से छुड़वाया और गुस्से में बोली, डोंट टच मी कपिल। ये सुन कपिल ने कहा, ओह सॉरी आयशा, वो बस गलती से। अच्छा अब चलो, मैं नहीं पकड़ रहा तुम्हारा हाथ। ओके। आयशा ने कुछ पलों तक उसे घूरते हुए देखा और फिर आगे बढ़ गई। कुछ ही समय में वो दोनों ऑडिटोरियम के पास आ गए लेकिन कपिल उसे दूसरे रास्ते ले जाने लगा और ये देख आयशा ने कहा, आज कोई देख क्यों नहीं रहा? और हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो उस तरफ जाना है ना? आयशा सवाल कर ही रही थी कि तभी अचानक से कपिल के कदम रुके और उसने मुड़कर आयशा को देखा। आयशा भी उसे हैरानी से देखने लगी, क्या हुआ? कपिल जवाब देने के बजाय उसके करीब बढ़ने लगा और ये देख आयशा के कदम पीछे होने लगे। उसके अंदर घबराहट पैदा हो गई, कपिल, तुम। आयशा इतना बोल ही पाई थी कि तभी अचानक से कपिल उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए अजीब सी आवाज में बोला, दूर मत जाओ आयशा। वैसे भी उसकी वजह से हम दोनों ने ऑलरेडी काफी दूरी बर्दाश्त कर ली है। आयशा असमंजस में उसे देखने लगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसकी वजह से? आयशा चिल्ला पड़ी। लेकिन तभी अचानक से कपिल ने आयशा की बाहों को अपने हाथ में थामा और उसे खींचते हुए पीछे दीवार से लगा दिया। ये देख आयशा स्तब्ध रह गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था कि ये अचानक से आखिर होने क्या लगा उसके साथ। तो वही कपिल ने अपना एक हाथ उसकी गर्दन पर फंसाया और कहा, अब हम दोनों को यहाँ देखने वाला कोई नहीं आयशा। स्मॉन किस मी। आयशा के तो दिमाग ने ही प्रोसेस करना बंद कर दिया था। उसकी आंखें फटी रह गई जब कपिल के होंठों को उसने अपने करीब बढ़ते देखा, लेकिन इससे पहले वो अपनी तरफ से कोई भी बचाव कर पाती कि तभी अचानक से किसी ने पीछे से ही कपिल के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे लगभग घसीटते हुए आयशा से अलग कर दिया। कपिल जैसे ही मुड़ा कि तभी उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा आ पड़ा और वो इस तमाचे से बच पाता तब तक एक मजबूत मुक्का उसकी नाक पर आ बैठा जिस कारण वो खून से सन गया। उसकी नाक से खून बहे जा रहा था और वो दंग रह गया अपनी इस हालत पर। और आयशा, वो बुरी तरह से खौफ के मारे भर चुकी थी जब उसने अपने सामने खड़े शख्स पर नजर डाली जो कि कोई और नहीं बल्कि अरमान था। अरमान के चेहरे को देख इस चीज की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी कि अब यहाँ क्या तांडव होने वाला है। काल मंडरा रहा था अरमान के चेहरे पर उसी वक्त कपिल ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अचानक से आयशा के सामने खड़ा होकर उसका बचाव करते हुए बोला, आयशा तुम डरना मत, मैं हूं तुम्हारे लिए, और वैसे भी एक दिन तो हमारे बारे में सबको पता चलना ही था ना। आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने कपिल के मुंह से ये शब्द सुने। वो हैरानी से उसे देखने लगी और उसके दिमाग में बस यही सवाल शोर कर रहा था कि भला कपिल खुद को बचाने की बजाय आयशा को बचाने का ढोंग क्यों कर रहा है, जैसे वो दोनों कोई चोरी करते हुए पके गए हों। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? आयशा चीख उठी। कपिल ने उसकी तरफ पलटकर कहा, आयशा अब बस करो, ये सब छिपाने का कोई फायदा नहीं रहा। कब तक डरती रहोगी इस आदमी से? एक दिन तो हमारे प्यार के बारे में इसे पता चलना ही था ना। कपिल का इतना कहना भर था कि तभी आयशा ने खींचकर उसके गालों पर एक तमाचा रसीद दिया। उस तमाचे की गूंज वहां के सन्नाटे में गूंज उठी। आयशा की आंखें नम हो चुकी थी और वो बुरी तरह से कपिल पर चिल्ला उठी, खबरदार जो अब कोई भी गलत शब्द कहा। किस प्यार की बात कर रहे हो तुम? हाँ, और क्यों कर रहे हो ये ढोंग? आयशा ने कहा तो कपिल के होंठों पर एक नफरत भरी मुस्कान आ गई। वो ताली बजाते हुए बोला, वाह, यहाँ मैं तुम्हें इस आदमी से बचाना चाहता हूँ और उल्टा तुम मुझे ही फंसाना चाहती हो। क्या बस इतना ही प्यार किया था मुझसे, या फिर इसकी तरह मुझे भी इस्तेमाल कर रही थी तुम? आयशा के चेहरे के होश उड़ गए। उसने एक नजर कपिल को देखा और फिर अरमान को, जो अब तक कोई हरकत नहीं कर रहा था और सबसे ज्यादा उसका यही लहजा खौफनाक लगता था जब वो खामोश होता था। उसकी नजरें एकटक आयशा पर जमी थी और आज आयशा वाकई तड़प उठी अरमान की नजरों में एक अजीब सा एहसास देखकर। एक ऐसा एहसास जो सिर्फ इस बात की गवाही दे रहा था कि कोई तो ऐसी दीवार उन दोनों के बीच आ खड़ी हुई है जिसका टूट पाना अब नामुमकिन सा होगा। वो कांप उठी अरमान की नजरों में देख कि तभी उसने कांप रहे लबों के साथ कहा, ये झूठ बोल रहा है, आप जानते हैं ना। आयशा ने बड़ी उम्मीद से ये सवाल किया लेकिन उसकी उम्मीदों के टुकड़े हो गए जब उसने अरमान के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान को देखा।
अरमान ने उसे देखते ही देखते अपना फोन निकाला और उस फोन को लेकर वो आयशा के करीब बढ़ा और उसने उसकी आंखों में देख कहा, झूठ है ना ये सब। आयशा ने तड़पती आंखों के साथ तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिला दी कि तभी अरमान ने कहा, तो फिर ये क्या है। ये कहते ही अरमान ने उसकी आंखों के सामने एक वीडियो प्ले कर दिया जिसे देख आयशा के चेहरे की बची खुची रंगत भी तबाही का रूप लिए फाख्ता हो गई। फोन की स्क्रीन पर चल रहा वीडियो कल का था जब वो कपिल के साथ रिहर्सल के लिए आई थी। वीडियो का एंगल इस तरह से शूट हुआ था कि उसमें आयशा और कपिल के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा था। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तो वही आयशा को तो इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो जो शब्द कह रही है वो मात्र कुछ डायलॉग्स नहीं है, बल्कि वो तो उसकी बर्बादी है। कपिल, लेकिन आयशा, अगर उसे कुछ पता चल गया तो। आयशा, तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे इस कदर अपनी मासूमियत के जाल में फंसाया है कि कोई चांस ही नहीं उसे कुछ भी पता चलेगा। कपिल, पर तुम जानती हो कि वो कितना खतरनाक है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हम अपने बारे में ज्यादा दिन तक किसी से कुछ छिपा पाएंगे। आयशा, उसकी फिक्र तुम मत करो। और प्लीज, अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो प्लीज मुझे छोड़ दो। कपिल, नहीं आयशा, तुम जानती हो कि तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये कहते ही कपिल पीछे से ही आयशा के गले से आ लगा और वही वीडियो बंद हो गया। आयशा का हाल भी बयां नहीं किया जा सकता था। ये देख उसके अंदर जो कहर बैठ गया इसे शब्दों में पिरोया ही नहीं जा सकता। उसकी आंखों में कब आंसू सैलाब का रूप लिया आ गए उसे खुद पता ना चला और उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसके जिस्म में कोई जान नहीं बची है। उसकी नजर अब भी फोन की स्क्रीन पर अटक कर रह गई कि तभी अचानक से अरमान ने वो फोन एक झटके में दीवार पर दे मारा जिससे पल भर में उस फोन के टुकड़े हो गए और आयशा खौफ के मारे सेहर उठी उस फोन के टूटने की आवाज सुन। और पलक झपकते ही अरमान ने आयशा के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसके बालों को मुट्ठी में भर उसका चेहरा खुद के चेहरे के नजदीक करते हुए दांत पीसकर बोला, क्या था ये सब। आयशा कुछ भी कहने की सुध में नहीं बची थी। क्या था, अरमान चीख उठा जिसे सुन आयशा इतनी बुरी तरह से डर गई कि वो टूट गई और फफक पड़ी। ये झूठ है, झूठ है ये। आयशा के इतना कहते ही कपिल तुरंत बोल उठा, आयशा प्लीज, अब तो झूठ बोलना बंद करो। कब तक छिपाओगी हमारे रिश्ते को। आयशा बुरी तरह से सिसक उठी, लेकिन वो जानती थी कि अभी भी वो खुद को सही साबित करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। उसके पास तो कई सबूत हैं खुद की सच्चाई के लिए और इसी चीज ने उसे हिम्मत दिलाई और उसने तुरंत अरमान की आंखों में देख कहा, ये सब सिर्फ एक प्ले का पार्ट था। मैंने जो कुछ भी कहा वो उसके डायलॉग्स थे। मैं सच कह रही हूँ, आप प्लीज टीचर से पूछ लीजिए। उसका इतना कहना भर था कि तभी अरमान ने अगले ही पल उसकी कलाई थामी और उसे लगभग घसीटाते हुए वहां से बाहर ले आया। कुछ ही पलों में कॉलेज में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और जब आयशा ने कल वाली उस टीचर को देखा तो वो दौड़ते हुए उनके पास गई और बोली, मैम, आप बताइए ना कि कल आपने खुद मुझे कपिल के साथ एक प्ले की रिहर्सल करने के लिए बुलाया था। बोलिए प्लीज। आयशा की इस बात पर उस टीचर ने एक नजर अरमान पर डाली और फिर कहा, ये तुम क्या कह रही हो आयशा। कौन सा प्ले। बस ये सुनते ही आयशा के ऊपर बादल गरज उठे। कंटिन्यूड, बिकॉज इफ ही टच्ड यू, आई किल हिम। एक पल के लिए तो आयशा खुद सुनने पड़ गई कि आखिर ये सब क्या है। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों है। आयशा के जिस्म में कोई जान नहीं बची थी कि तभी उसने उस टीचर से तड़पती आवाज में कहा, मैम, आप झूठ क्यों बोल रही हैं। क्यों। अचानक से आयशा चीख पड़ी, सब झूठ बोल रहे हैं। वो फूट फूट कर रो पड़ी। और तभी आसमान से बदल गरज उठे और एक पल ना लगा जब बारिश की बूंदों ने हर किसी को भिगोना शुरू कर दिया। तो वही अरमान जिसके हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी उसने अचानक से उस भीड़ में खड़े कपिल को घसीटकर अपने सामने खड़ा किया और पलक झपकते ही उसके माथे पर अपनी बंदूक तान दी। ये देख कपिल ने अपना थूक निगल लिया कि तभी प्रोफेसर अरमान के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोले, प्लीज मिस्टर मलिक, अपने गुस्से पर काबू कीजिए। आप बार बार यहाँ मारपीट नहीं कर सकते, ऐसे हमारे कॉलेज की रेपुटेशन पर बहुत फर्क पड़ रहा है। प्लीज मिस्टर मलिक आप। पर इससे आगे वो प्रोफेसर एक शब्द भी कह पाते कि तभी गोली चलने की आवाज सुन हर किसी के होश फाख्ता हो गए। कानों को चीर देने वाला सन्नाटा पसर चुका था और लगभग हर किसी के दिल की धड़कनें थम गई थी। उसी पल कपिल बेहाल सा जमीन पर जा गिरा, जबकि गोली ने तो उसे छुआ तक नहीं था। अरमान ने उस बंदूक को आसमान की तरफ चलाया था और गोली की आवाज भर सुन लेने से कपिल की फट गई और वो जमीन पर ढेर हो गया। तभी अरमान ने एक जोरदार लात उसके जांघों के बीच दे मारी जिस कारण वो दर्द के मारे बिलक उठा, लेकिन अरमान यहाँ भी ना रुका और उसने दूसरी लात सीधे कपिल की गर्दन पर धर दी और उसकी ओर गन तानते हुए उसने प्रोफेसर की तरफ देखा। तो वही अरमान की लावा की तरह तप रही आंखों को देख हर किसी की हालत पतली हो गई कि तभी अरमान चीख उठा, ए प्रोफेसर, कल से ये हरामजादा यहाँ नहीं दिखना चाहिए वरना जला दूंगा तुझे भी और तेरे इस इमारत को भी। अरमान के कहे एक एक शब्द कहर बरपा में रहे थे। उसकी खोपड़ी पर काल मंडरा रहा था और किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके आगे कुछ बोलने की।
तो इधर अरमान ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, दिमाग में घुसा ले ये बात प्रोफेसर, क्योंकि जबान से मैं सिर्फ एक बार समझाता हूँ, अगली दफा सिर्फ मेरी बंदूक समझाएगी। ये कहते ही धाड़ 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 अरमान ने लगातार 3-4 गोलियां कपिल के कानों के नीचे बजा दी, जिससे उसके कान फटके रह गए। उसे ऐसा लग रहा था कि इस समय वो यमराज के सामने पड़ा हो, जो कभी भी उसे मौत के घाट उतार देगा। कपिल से ये सब बर्दाश्त ना हुआ और गोलियों की आवाज अपने कान के नीचे सुन उसे एक पल ना लगा और हो गया वो बेहोश। और इन सबसे परे आयशा कांप कर रह गई थी। सबसे ज्यादा दुर्दशा तो उसी की हुई थी। 2 पल के सुकून के बाद ना जाने कहां से उसकी जिंदगी तूफानों से घिर जाती थी। वो टूट चुकी थी, और अब अगर उसे पता चला कि अरमान को भी उस पर भरोसा नहीं है तो वो बिखर जाएगी, इस कदर कि फिर उसे समेटने वाला वहां कोई नहीं होगा। जब आयशा किसी मूर्ति की तरह एक जगह जमी रह गई थी, तभी अरमान की नजर अब जाकर उस पर ठहरी। अरमान की नजरों में अब भी भयानक सा पहरा था, जिसे देख कोई भी खौफ से भर उठे। अरमान ने एक नजर जमीन पर पड़े कपिल को देखा और फिर अपने उस पैर को उसकी गर्दन पर मसलकर हटा दिया और अपने कदमों का सफर आयशा की तरफ बढ़ा दिया। अरमान के कदम जैसे जैसे आयशा के करीब बढ़ रहे, वैसे वैसे आयशा के अंदर भय की लहर उठती जा रही थी। और फिर वो पल आया जब अरमान ठीक उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसने एक झटके में आयशा की कलाई पकड़ ली। वो लगभग घसीटते हुए उसे वहां से ले जाने लगा। आयशा के छोटे छोटे कदम अरमान के लंबे कदमों की गति से नहीं मिल पा रहे, जिस कारण उसके पैर डगमगाने लगे, लेकिन अरमान बिना उसे देखे बेरहमी से आगे बढ़े जा रहा था और पीछे खड़ा हर एक शख्स बस एक तमाशबीन बना रह गया। अंडरस्को 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 फुल स्पीड के साथ दौड़ रही कार ने अचानक से एक कॉटेज के आगे ब्रेक लगाया और गाड़ी के ब्रेक लगते ही अगले ही पल कार से अरमान बाहर निकला। बारिश अब भी अपनी रफ्तार पकड़ी थी और उसने आयशा और अरमान के बदन को पूरी तरह से भिगोकर रख दिया था। यहाँ अरमान बाहर निकला और वही उसने 1 मिनट का समय भी ना गवाया और दूसरी तरफ से खींचकर आयशा को कार से बाहर निकाला। आयशा अब हद से ज्यादा डर चुकी थी। पूरे रास्ते अरमान ने उससे एक शब्द तक नहीं कहा था और अब उसका ये गुस्सा देख आयशा की हालत बद से बदतर हुई जा रही थी। इस तेज बारिश में भीगते हुए आखिरकार अरमान आयशा को कॉटेज के अंदर लाया और यहाँ आते ही उसने एक झटके में उसका हाथ छोड़ा, जिससे उसके कदम फिसल गए, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को गिरने से संभाल लिया। लेकिन अरमान के क्रोध को कैसे संभालेगी, कैसे सामना करेगी उसका? अरमान किसी खूंखार शिकारी की तरह उसके करीब अपने कदम बढ़ाने लगा और आयशा एक डरी हुई हिरनी की तरह अपने कदम पीछे लेने लगी, मानो वो शेर की गुफा में आ फंसी हो। लेकिन फिर भी उसने अपने कांपते लबों के साथ बोलने की तदबीर की, मेरा मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपके साथ कोई छल नहीं किया है। मुझे मुझे फंसाया जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि आयशा के कहे एक एक शब्द जाया जा रहे हैं, क्योंकि अरमान के लहजे में जरा सी भी नरमियत ना आई और वो इसी तरह अपने कदम बढ़ाता रहा। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यक। बोलते बोलते आयशा रुक गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी पीठ अब पीछे दीवार से जा टकराई है। ये महसूस करते ही उसने एक नजर अपने पीछे की दीवार को देखा और वापस जैसे ही आगे देखा कि तभी उसकी जान हलक में अटक कर रह गई, क्योंकि अरमान अब ठीक उसके सामने और बेहद करीब आ खड़ा हुआ था। अरमान ने अचानक से अपने दोनों हाथ आयशा के चेहरे के इर्द गिर्द दीवार पर धर दिए और उसकी डर से सनी आंखों और बारिश के पानी से भीग चुके चेहरे को देख बेहद भारी और ठंडी आवाज में कहा, मना किया था मैंने कि कभी भी किसी के भी हाथ तुम्हारे जिस्म को छूने नहीं चाहिए। हम अरमान के दिमाग में रह रहकर बस वो मंजर आ जाता था जब कपिल ने आयशा को अपने गले से लगा लिया था। अरमान के जबड़े कसने लगे, मना किया था ना। आयशा कुछ ना बोल सकी और तभी अचानक से अरमान उसके किनारे रखा वास उठाकर जमीन पर दे मारा और बेतहाशा क्रोध के साथ चीख उठा, मना किया था ना। हाँ। आयशा बुरी तरह से कपकपा गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वही अरमान अपने गुस्से में जल रहे बदन के साथ हांफे जा रहा था। उसने एक झटके में आयशा की बाह को कसकर पकड़ा और उसे झटक कर अपने करीब खींचते हुए बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? और इस दफा आयशा के सब्र का बांध भी टूट गया और वो बिना अरमान के गुस्से की परवाह किए सीधे उसके सीने से जा लगी और फूट कर रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया है और मेरे पास कोई सबूत नहीं है खुद को सही साबित करने के लिए। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। वो कपिल ने मुझे अचानक से पीछे से हक कर लिया और मैं इन सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुझसे बोला गया कि उसके साथ बस एक सीन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसकी पार्टनर नहीं आई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज ये सब हो जाएगा। आयशा ने अपने हाथ मजबूती से अरमान की पीठ पर कस दिए और अरमान बिना किन्हीं एहसासों के सीधा खड़ा रहा। और इधर आयशा ने आगे कहा, मम्मा के जाने के बाद मैंने कभी किसी के साथ इतना सेफ फील नहीं किया जितना मैं आपके साथ करती हूँ। हाँ, मैं डरती हूँ आपसे, पर महफूज भी मैं आपके साथ ही महसूस करती हूँ। मैंने आपको धोखा नहीं दिया, प्लीज मेरा विश्वास करिए, प्लीज। आयशा सिसकती ही जा रही थी और इस दौरान उसने अपने जज्बातों को अरमान के सामने खोलकर रख दिया था। तो वही उसके आंसुओं की गरमाइश अरमान अपने सीने पर बखूबी महसूस कर सकता था।
उसके जबड़े कस गए और उसने मजबूती से अपने हाथ की मुट्ठी कस ली और आंख बंद कर अपने अंदर जल रही आग को दबाने की मशक्कत में लग गया, क्योंकि वो जानता था कि आयशा इस वक्त पहले से ही टूट चुकी है और इस पर उसका गुस्सा सिर्फ और सिर्फ हालातों को बदतर बनाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता था। लेकिन इस दफा करेगा, जरूर करेगा, सिर्फ और सिर्फ आयशा के लिए। उसने एक गहरी सांस ली और फिर मजबूती से उसने आयशा की बाजों को पकड़ा और उसे धीरे से खुद से अलग किया। जहां आयशा की आंसुओं से भीग रही पलकें झुकी थी, तो वही अरमान कुछ पलों तक तल्लीनता से उसे देखता रहा और फिर धीरे से उसके चेहरे को अपनी हथेली में थामकर बोला, किसने कहा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं? अरमान के मुंह से अचानक से कहे इन लफ्जों को सुन आयशा अवाक रह गई और उसने अचानक से अपनी पलकें उठाए और अरमान की नजरों में सवालिया लहजे में देखने लगी। आप मुझसे नाराज हैं? आयशा ने डर डर के ये शब्द कहे। हाँ हूँ नाराज, अरमान ने छूटते ही कहा, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद तुमने किसी और को अपने करीब आने दिया। नाराज हूँ क्योंकि तुमने मेरी बात नजरअंदाज की और किसी गैर मर्द को अपने करीब आने का मौका दिया, ये जानते हुए भी की। कहते ही अरमान ने आयशा का हाथ अपनी छाती पर रखा कि इस सीने में आग लग जाती है जब कोई गैर तुम्हें छूता है, और ये आग इतनी भयानक होती है कि इस दुनिया को जला डालने का दिल का करता है। अरमान का पागलपन उसकी सनक किस हद को पार कर चुकी थी, ये तो आयशा मुफस्सिल तौर पर देख पा रही थी। इन उलझनों में वो फंस चुकी थी कि अरमान को उस पर बेतहाशा यकीन है, इस बात को लेकर वो खुशी जाहिर करे या उसकी पल पल बढ़ती सनक को देख डर के मारे खुद को कहीं छिपा ले। तो वही अरमान ने उसके चेहरे से चिपक चुके गीले बालों की लटों को दरकिनार करते हुए बेहद भयावह आवाज में कहा, और अगर अगली दफा तुम अपनी आंखों के सामने किसी को बेमौत मरते हुए नहीं देखना चाहती हो, तो अब से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि किसी का साया भी तुम्हें ना छू पाए। बिकॉज इफ ही टच्ड यू, आई किल हिम। अरमान के कहे आखिर के चंद लफ्ज सुनते ही आयशा के जिस्म में सरसराहट दौड़ गई। उसका रोना अब कम हो गया था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ इस वजह से वो अब भी डरी हुई थी। और तभी उसने धीरे से कहा, तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? उसके इस सवाल को सुन अरमान कुछ पलों के लिए खामोश रहा, और तभी उसने धीरे से अपनी नजर आयशा के पूरे बदन पर डाली, जो कि पूरी तरह से भीग चुका था। उसके कपड़े जिस्म से चिपक चुके थे, और वो गीले बालों की लटें, जो कभी उसकी गर्दन को चूमती तो कभी गालों को। उसके इस हाल को देख अरमान ने आयशा के सवाल का जवाब देने की बजाय उसकी आंखों में देख सख्त आवाज में कहा, गो एंड चेंज योर क्लोथ्स। आयशा को बुरा लगा कि अरमान ने उसके किए सवाल का जवाब नहीं दिया। वो चुप रह गई और उसने अपनी गर्दन हिला दी। तो इधर अरमान उससे दूर होकर दूसरी ओर मुड़ गया और वही आयशा उसे कुछ पलों तक देखते रहने के बाद वहां से पलटकर ऊपर कमरे में जाने लगी। और यहाँ अरमान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके कानों में आयशा के कहे वो शब्द गूंज उठे, मम्मा के जाने के बाद मैंने कभी किसी के साथ इतना सेफ फील नहीं किया जितना मैं आपके साथ करती हूँ। हाँ मैं डरती हूँ आपसे, पर महफूज भी मैं आपके साथ ही महसूस करती हूँ। अरमान ने जाहिर तो नहीं किया था, लेकिन ये सिर्फ उसे ही पता था कि आयशा के कहे उन शब्दों ने क्या असर किया था उस पर। और तभी उसकी बंद आंखों के सामने आयशा का वो भीगा बदन आ गया, जिसे देख उसके जिस्म में गर्मी सी बढ़ चुकी थी। उसे आज भी वो पहली मुलाकात बखूबी याद थी, जब पहली दफा उसकी मुलाकात आयशा से स्विमिंग पूल में हुई थी। उस दफा भी वो कुछ इसी तरह गीले हो चुके कपड़ों में और डरे सहमे चेहरे के साथ उसके सामने खड़ी थी। अरमान के दिल ने शोर मचा दिया। उसकी आंखें अब भी बंद थी, और वही आयशा जो बस सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि तभी उसके कानों में अरमान की आवाज पड़ी, स्टॉप। ये सुनते ही आयशा के कदम हैरानी से एक जगह थमे रह गए, और इधर वो जैसे ही मुड़ी कि तभी अरमान इतनी तेजी से उसके करीब आया कि आयशा के कदम लड़खड़ा गए और वो सन रह गई उसके अचानक से किए गए इस वार पर, जो कि उसने आयशा के होंठों पर किया था। उन दोनों के लब आपस में बुरी तरह से उलझ गए और इस दफा आयशा को डर का नहीं बल्कि पेट में गुदगुदी करती तितलियों का एहसास हुआ, जिस कारण वो सिहर उठी और बरबस ही उसकी उंगलियां अरमान के कंधों पर धंस गई। दोनों का बदन तो भींगा था, पर जिस्मों की गर्मी इस कदर बढ़ गई कि पानी की वो ठंडी बूंदें भी अब पसीने में ढकने लगी थी। और अरमान उसके हाथ आयशा के जिस्म पर रेंग उठे। वो इस दफा रुकने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। ऐसा लग रहा था कि अब ये पल लंबा और बेहद हसीन होने वाला है। यार ये अरमान मलिक क्या बंदा है, मतलब कभी कभी मैं खुद सोचती हूँ कि इसे मैंने ही लिखा है। मिट रहे हैं फासले, जुड़ रहे हैं जिस्म। कोठे पर आज का माहौल काफी समासम था। जब से माया ने उन दो मुश्तंडों को धोया था तब से फातिमा की फटी पड़ी थी और अब अक्सर वो माया से दूर दूर ही रहती थी। तो वही बाहर रघु अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू करने में व्यस्त था, जब अचानक से वहां माया का आना हुआ, जिसने इस समय पहना तो बुर्का था और वो बाहर से आ रही थी, लेकिन कोठे के अंदर कदम रखते ही उसने अपने चेहरे से वो बुर्का हटा दिया, जिसके बाद काले रंग के पहरे के बीच जब उसका बेदाग मुखड़ा रघु के सामने आया तो वो अपनी पलकें झपकाना भूल गया। और अक्सर वो भूल ही जाया करता था सब कुछ जब माया उसके इर्द गिर्द होती थी। माया का ध्यान इस समय रघु पर नहीं था, लेकिन रघु एक नजर उसे देखे जा रहा था।
अपनी निगाहों में अलग से जज्बात लिए, शायद मोहब्बत के जज्बात। तुझे सोचता हूँ मैं शामों सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या। तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या। पीछे लगातार बज रहे गाने के बोल उसके कानों को छूकर गुजर रहे थे। बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे। अब इतने इंतहा भी ना ले मेरे। कि तभी अचानक से वो जोश में आया और उन्हें खड़े होते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए जरा तेज आवाज में एक शायरी अर्ज की। वो कहते हैं, मुझसे इश्क करना ठीक नहीं, कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। ये कहते ही रघु ने अपनी नजरों को अपनी मंजिल माया की ओर घुमाया तो वही वही उसकी रुमानी शायरी ने माया का ध्यान भी खींच लिया, जिस कारण उस एक पल में उन दोनों की नजरें एक दूसरे से जा टकराए। जहां माया की नजरों में केवल सवाल और सूनापन था, तो वही रघु अपनी नजरों में कई खूबसूरत जज्बात लिए उसका अक्स अपनी निगाहों में बसा रहा था और उसके होंठों पर एक दिलकश मुस्कान थी जिसे देख माया ने तुरंत उससे अपनी नजरों का तालमेल तोड़ा, तुरंत वहां से आगे बढ़ गई और उसे जाते देख रघु मुस्कुरा उठा, बरबस ही खुद से जरा दबी जबान में बोल उठा, मोहब्बत में ये क्या मकाम आ रहे हैं कि मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। तो वही दूसरी तरफ आयशा और अरमान के होंठ बेतहाशा आपस में उलझ चुके थे। ये शायद पहली दफा था जब आयशा ने अरमान को रोकने की जरा सी भी जोर आजमाइश ना की, क्योंकि इस समय उसे खुद अरमान की पनाहों की जरूरत महसूस हो रही थी। उसके दिल की धकने धक धक होने लगी और उस सुनसान ठौर में सिर्फ आयशा की तेज धड़कनों का शोर गूंज रहा था और उन दोनों के उलझे होंठों की हलचल। आयशा की सांसें छूटने लगी पर अरमान रुकने को राजी नहीं था कि तभी उसने अचानक से आयशा के होंठों को छोड़ा और अगले ही लम्हे में पलक झपकते ही उसे अपने कंधों पर टांग लिया। आयशा का लाल पड़ चुका चेहरा अब हवा में लटका था और उसकी सांसें बिखर गई जब अचानक से अरमान ने उसके होंठों को छोड़ते ही बिना एक पल गवाए उसे खुद के कंधों पर टांग लिया। उसका दिमाग उलझ चुका था इस समय और इतने में ही उसे खुद पता तक ना चला कि वो कब ऊपर एक कमरे में आ गई और अरमान ने उसे अपने कंधे से बिस्तर पर लिटा दिया, जिसके साथ ही वो खुद उसके ऊपर चढ़ गया और अब पागलों की तरह वो आयशा के होंठों को चूमने लगा। आयशा की हालत खराब हुई जा रही थी क्योंकि अरमान उसे सांस लेने तक की मोहलत देने को राजी नहीं था। ना कि सिर्फ उसके होंठ, बल्कि पूरा चेहरे आयशा के चेहरे को छू रहा था। उनकी नाक आपस में बुरी तरह से टकरा रही थी कि तभी अरमान ने महसूस किया कि इस किस के दौरान आयशा एक दफा फिर सांस लेना भूल गई है। उसने एकदम से अपने होंठ आयशा से अलग किए और उसके लाल पड़ चुके चेहरे को देखने लगा। कि तभी उसने एक झटके में आयशा को अपने सीने से लगा लिया और खुद पीठ के बल बिस्तर पर पलटते हुए उसने आयशा को खुद के ऊपर लिटा लिया और उसकी पीठ से हिलाते हुए बोला, ब्रेथ बेबी। अरमान के कहे ये लफ्ज जैसे ही आयशा के कानों से होकर गुजरे उसी पल वो अचानक से होश में आए और उसने जोर से सांस खींची। अब जाकर उसकी जान में जान आई। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कुछ लम्हे गुजर गए जब अरमान ने धीरे से आयशा का चेहरा उठाया। उसकी शर्म से पलकें झुकी थी। अरमान ने उसके गीले बालों को दरकिनार करते हुए धीरे से कहा, डू यू ट्रस्ट मी। उसके इस सवाल पर आयशा अचानक से उसकी आंखों में देखने लगी। इस सवाल का जवाब देने के लिए तो उसे कुछ सोचने तक की जरूरत नहीं थी। उसने बेहद जज्बात लिए अरमान की नजरों में अपनी नजरें डाल अपनी गर्दन हिला दी और धीरे से कहा, क्या आप मुझसे अब भी नाराज है। उसका ये सवाल सुनते ही अरमान ने एक झटके में उसे पलटकर बिस्तर पर अपने नीचे दबा देता है। और अब आयशा और अरमान दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे कि तभी अरमान के हाथ आयशा की उस टॉप के अंदर जाने लगे और उसकी उंगलियों ने जब आयशा की त्वचा पर हरकत की तो आयशा सिहर उठी। उसकी सांसें तेज हो गई जब अरमान ने धीरे से उसके होंठों को तो कभी उसकी आंखों को देख कहा, जब मैं तुम्हें छूता हूँ तो कैसा महसूस होता है तुम्हें आयशा। आयशा की सांसें हलक में अटक चुकी थी। तेज सांसों के चलते उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। बोलो आयशा। अरमान के हाथ ऊपर बढ़ते जा रहे थे और जैसे ही उसकी उंगलियां आयशा के जिस्म के उस नाजुक से हिस्से को छूने को हुआ कि तभी अचानक से आयशा ने उसकी कलाई पकड़ ली और अरमान का हाथ जहां था वही रुक गया। आयशा के जिस्म में अजीब सी गर्माइश फैल गई। अरमान के हाथ कुछ पलों तक तो थमे रहे लेकिन तभी अचानक से उसने एक झटके में आयशा को पेट के बल पलट दिया और उसकी दोनों को कलाइयों को पीठ से लगाकर अपनी एक मुट्ठी में भरते हुए उसने अपने होंठ आयशा के कानों पर टिका दिया और बेहद सिडक्टिव आवाज में कहा, कैसा महसूस होता है तुम्हें जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ, तुम्हारे करीब, बेहद करीब। आयशा ने कसके अपनी आंख बंद कर ली और खुद की बिगड़ती हालत को संभालने की कोशिश में लग गई, लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन ही नहीं था। और उसी पल अरमान ने अचानक से कसके उसकी कलाई मरोड़ दी जिससे आयशा की चीख निकल गई, आह। तो वही अरमान ने छूटते ही कहा, खबरदार जो अगली दफा ये गलती दोहराए, कोई भी शख्स तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए, वरना मार डालूंगा, एक एक को मार डालूंगा। दर्द के मारे आयशा की आंखों से आंसू की बूंद लुढ़क गई और उसी पल अरमान ने आयशा को दोबारा पलटकर अपने सामने किया। उसकी नजरें बंद थी और आंखों से आंसू की बूंदें बह रही थी जिन्हें देख अरमान ने उन पर अपने होंठ रख दिए और उसे पल में आयशा ने कसके अपने हाथ बेडशीट पर जकड़ दिए। कि तभी
अरमान ने धीरे से उसके होंठों पर गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, ओपन योर आइज बेबी गर्ल। ये सुन आयशा ने धीरे से अपनी पलकें उठाई तो वही अरमान सेंशुअल लहजे में उसकी आंखों में देखते हुए अपना चेहरा नीचे बढ़ाने लगा और उसे देखते ही देखते उसने आयशा की टॉप पेट से ऊपर उठा दी, जिससे उसका मखमली पेट अरमान की आंखों के सामने आ गया। आयशा की हिम्मत नहीं हो रही थी अरमान से नजरें मिलाने की, मगर डर के मारे वो उन्हें बंद भी ना कर सकी कि तभी अरमान ने उसे देखते ही देखते उसकी नाभि पर अपने होंठ टिका दिए और बस। आयशा तड़प उठी और अब उसका खुद के दिल और दिमाग पर कोई काबू नहीं बचा था। उसने कसके अपनी आंख बंद कर ली और जैसे ही अरमान के तपते होंठों ने उसकी नाभि को छुआ तो एक अजीब सी हलचल ने आयशा के पूरे जिस्म में तबाही ला दी। एक झटके में उसकी कमर हल्की सी ऊपर की ओर उचक गई और अनजाने में ही उसकी आह निकल गई। और अरमान, वो पागल हो गया आयशा के मखमली जिस्म को छूकर। उसके दिमाग में वो रात शोर कर गई जब वो दोनों पहली दफा एक दूसरे के इतने करीब आए थे। हालांकि आयशा तो अब भी अनजान थी कि वो शख्स अरमान ही था, लेकिन अरमान को तो एक एक पल, एक एक लम्हा बखूबी याद था। पहली दफा जब उसने आयशा को छुआ तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो ये जिस्म सिर्फ उसके लिए बना है, मानो उस पर सिर्फ और सिर्फ अरमान मलिक का हक होना चाहिए। तो इधर आयशा अब कांपने लगी थी। उसकी कपकपी को देख अरमान एक दफा फिर उसके चेहरे के सामने आया और उसने धीरे से आयशा की बंद पलकों को चूमकर कहा, यकीन है ना मुझ पर। तो ये सुन आयशा की आंखों से आंसू बह गए और उसने दर्द भरी नजरों से अरमान को देख अपनी गर्दन हिला दी, जिसे देख अरमान ने धीरे से कहा, तबाही आ जाएगी अगर तुम मुझसे दूर हुई आयशा। ना मैं तुमसे दूर जाऊंगा और ना ही तुम्हें खुद से दूर होने दूंगा, फिर चाहे कैसे भी हालात आए। आयशा सिर्फ और सिर्फ अरमान मलिक की रहेगी, हमेशा के लिए। ये कहते ही अरमान ने छूते ही आयशा के होंठों में अपने होंठ धंसा दिए और इस बार आयशा ने सौंप दिया खुद को अरमान की बाहों में। अरमान के होंठ उसके होंठों को लगभग चबा रहे थे और इसी दौरान उसकी उंगलियों ने आयशा की टॉप के किनारों को पकड़ा और एक झटके में उसके जिस्म से वो टॉप उतार कर जमीन पर फेंक दी और उसकी इस हरकत पर आयशा हया और लज्जा से भर उठी और बरबसी वो खुद को छिपाने के लिए दूसरी ओर मुड़ गई, जिस कारण अरमान की नजरों के सामने उसकी कोरी पीठ आ गई जिस पर उसके गीले बाल चिपके थे और साथ ही कपड़ों के नाम पर बस एक काले रंग की नबिया थी, जिसकी स्ट्रेप के बीच अरमान ने अपनी उंगलियां फंसा दी और बिना देरी किए पलक झपकते ही उसके हुक को खोल दिया। आयशा की मुठ्ठियां बिस्तर पर कसती ही जा रही थी और उसकी सांसें बढ़ती ही जा रही थी। उसके बदन पर अब कपड़ों के नाम पर कुछ नहीं बचा था। वो पागल हुई जा रही थी और उसका दिमाग ब्लैंक पड़ गया। तो इधर अरमान ने अपने लावा से गर्म होंठ उसकी मखमली पीठ पर टिका दिए और उसे जगह जगह चूमने लगा, कभी कमर को, कभी कंधों को, तो कभी गर्दन को, और आयशा उसकी हर छुअन पर सिहरती जा रही थी। ये लम्हा रुमानी एहसासों से भर चुका था और तभी बिना एक लम्हे को गवाए अरमाना ने तेजी से आयशा को पलटकर अपने सामने किया और दूसरे ही पल उसकी पीठ पर अपना हाथ फंसाकर उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। आयशा के दोनों पैर अरमान की कमर के इर्द गिर्द जकड़ गए और उसका सीना अरमान के लोहे से जिस्म के साथ जा टकराया। इस जद्दोजहद में उसके ऊपरी बदन पर बचा वो आखिर आंचल भी फिसल कर बिस्तर पर गिर गया और अब आयशा बिना किसी लिबास को अपने सीने से लगाए अरमान की बाहों में जा समाई, जहां अरमान ने तुरंत उसके होंठों को अपने मुंह में दबा लिया। आयशा के नाखून अरमान की कॉलर पर कस गए तो वही अरमान का एक हाथ उसके बालों में चल रहा था तो दूसरा हाथ उसकी कोरी पीठ पर, जिस पर अब एक भी कपड़ा नहीं था। वो पागलपन और सनक लिए उसे चूमे जा रहा था और आयशा के तो दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया था। अगर इस वक्त उसे कुछ भी समझ आ रहा था तो वो बस ये कि अरमान उसके सामने पूरे कपड़ों में बैठा है तो वही उसके खुद के बदन के आधे कपड़े रेत की तरह फिसल चुके थे। अरमान उसे बेहिसाब चूमे जा रहा था और इसी कदर चूमते हुए उसके होंठ नीचे बढ़ने लगे और आज आज जाकर उसकी नजरों के सामने वो निशान साफ आया था जो उस दिन उसने आयशा के जिस्म पर देखा था। उसके कंधे से नीचे और सीने से कुछ इंच ऊपर वो छोटा सा काला निशान जो उसके बेदाग जिस्म पर अलग से उभर कर दिख रहा था। अरमान के होंठ अब भी आयशा की गर्दन पर रखे थे पर वो बिना कोई हरकत किए उस निशान को देख रहा था, लेकिन इस दफा कुछ सोचते हुए उसने आयशा से इस निशान के बारे में कोई सवाल ना किया कि तभी उसके जहन में अभय के कहे वो शब्द गूंज उठे, मुझे आयशा चाहिए। ये शब्द याद करते ही अरमान की पकड़ आयशा के जिस्म पर बेहद मजबूती के साथ कस गई और फिर धीरे से उसने एक नजर आयशा को देखा जिसकी आंखें बंद थी और फिर उस निशान को देख उसने उस पर अपने होंठ रख दिए और एक झटके में उसे बिस्तर पर गिरा दिया। आयशा स्तब्ध रह गई उसकी इस हरकत पर, क्योंकि अचानक से उसके नग्न सीने का दृश्य अरमान के ठीक सामने आ गया और वो शर्म के मारे लाल गुलाबी पड़ गई। उसने तुरंत खुद को छिपाना चाहा पर अब अरमान के रहते ये मुमकिन नहीं था। उसने पलक झपकते ही एक हाथ से आयशा की उन कलायों को पकड़ा जो अपने जिस्म को छिपाने की मशक्कत में लगी थी और दूसरे हाथ से उसने एक झटके में अपनी लेदर की बेल्ट निकाली और बिना वक्त गवाए आयशा की कलायों को उसके सर से ऊपर उठाकर आपस में उस बैत से बांध दिया, जिस दौरान उसके होंठ आयशा के कानों को छू गए और तभी उसने धीमी मगर पागल कर देने वाली आवाज में कहा, उफ, ये मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन, ताजमहल भी खाक है इसके आगे। ये सुनते ही आयशा का रोम रोम सिहर उठा। कंटिन्यूड। बाहों में बेलिबास और बहके हुए बदन,
अरमान और आयशा के दरमियान इस वक्त इस कदर गर्माहट ने अपना पहरा जमा दिया था कि उनके गीले बदन का वो पानी अब पसीने में तब्दील होने लगा था। जहां आयशा खुद के नग्न जिस्म को छिपाने की जद्दोजहद में थी तो वही अरमान ने एक झटके में उसे बिस्तर पर गिरा दिया। आयशा स्तब्ध रह गई उसकी इस हरकत पर, क्योंकि अचानक से उसके नग्न सीने का दृश्य अरमान के ठीक सामने आ गया और वो शर्म के मारे लाल गुलाबी पड़ गई। उसने तुरंत खुद को छिपाना चाहा, पर अब अरमान के रहते ये मुमकिन नहीं था। उसने पलक झपकते ही एक हाथ से आयशा की उन कलायों को पकड़ा जो अपने जिस्म को छिपाने की मशक में लगी थी, और दूसरे हाथ से उसने एक झटके में अपनी लेदर की बेल्ट निकाली और बिना वक्त गवाए आयशा की कलायों को उसके सर से ऊपर उठाकर आपस में उस बेल्ट से बांध दिया, जिस दौरान उसके होंठ आयशा के कानों को छू गए और तभी उसने धीमी मगर पागल कर देने वाली आवाज में कहा, उफ, ये मरमर सा तराशा हुआ शफ्फाफ बदन ताजमहल खाक है इसके आगे। उसके ये शब्द आयशा के जिस्म में बिजली के तार से निकले करंट की तरह झंझना गए। अरमान की शर्ट का फैब्रिक आयशा के नेकेड सीने को छू रहा था और उसके होंठ उसकी पतली सी गर्दन पर हलचल कर रहे थे कि तभी उसकी कलायों को आपस में बैट से बैठ के सिरहाने से बांधने के बाद अरमान आयशा के ऊपर से उठा और अब भी उसके पैरों के बीच आयशा की पतली सी कमर फंसी थी। उसने जब महसूस किया कि अब अरमान उसके बिना कपड़ों के जिस्म पर नजरें घुमा रहा है तो ये एहसास ही आयशा को पागल कर गया और उसने कसके अपनी आंखें मींची और चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उसकी सांसें इस कदर तेज हो गई मानो अब उन्हें थामना नामुमकिन हो गया। तो इधर अरमान के होंठों के कोने मुड़ गए। उसने अपनी उंगलियां आयशा की गर्दन पर रखी और फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए नीचे की ओर बढ़ाने लगा, जिस दौरान उसके हाथ ने आयशा के जिस्म के हर उस हिस्से को छुआ जो किसी भी लड़की के लिए बेशकीमती होते हैं। अरमान ने आगे बढ़कर उस नाजुक से अंग पर अपने होंठ धर दिए और इसी के साथ आयशा वो सुन्न पड़ गई। आगोशी में उसने अपनी कमर हल्की सी ऊपर उठा दी, जिसके नीचे तुरंत अरमान ने अपना हाथ फंसा लिया और अब उसके जिस्म के अंग अंग पर वो अपने होंठों की छाप छोड़ने लगा। और आयशा पानी बिन मछली की तरह झटपटा उठी, इश इश इश। नहीं, मत कीजिए, मत कीजिए। आयशा को खुद होश नहीं रहा था कि वो क्या बोले और क्या नहीं। तो वही उसे तड़पते देख अरमान अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाया और धीरे से उसके लबों पर लब टिकाते हुए बोला, मुझसे डर लग रहा है। अरमान की इस ठंडी आवाज पर आयशा की रीढ़ की हड्डी कस गई। उसने धीरे से अपनी हया से सराबोर नजरों को उठाया जिनमें अब भी नमी थी, और अरमान के सवाल का जवाब देते हुए उसने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ये सुनते ही अरमान के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ बैठी। गुड, होना चाहिए ये डर। बिकॉज आई एम गोइंग टू रूइन यू। अरमान के इन शब्दों में ना जाने कैसा खौफनाक लहजा था कि आयशा बुरी तरह से कांप उठी, और तभी अरमान ने अचानक से आयशा के निचले होंठ को अपने होंठों में फंसाते हुए दांतों तले दबा लिया और अचानक से उस निचले होंठ को काट लिया, जिससे आयशा तड़प उठी, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से वो हिल तक नहीं पा रही थी। उसके होंठ अरमान की कैद में आ चुके थे, जिनसे रिहा हो पाना अब उसके लिए बेहद मुश्किल था। जब अरमान ने जी भरकर उसके होंठों के साथ मनमानी कर ली कि तभी अचानक से वो उठा और इस दफा उसने आयशा के पतले से पैर को अपने हाथ में उठा लिया। जहां आयशा गहरी गहरी सांस ले रही थी तो वही उसका एक पैर अरमान के हाथ में फंसा था। उसके पैरों को इस समय एक लंबी सी सकट ने ढक रखा था जो हल्की सी ऊपर की ओर खिसक गई जब अरमान ने उसके एक पैरों को अपने हाथ में लेकर ऊपर की ओर उठाया और उसे अपने होंठों से चूम लिया। आयशा पल दर पल के साथ बहकती जा रही थी और अरमान का किया हर टच उसे कई गुना ज्यादा तड़पा रहा था। वो मचल उठती थी उसकी हर छुअन पर। यहाँ अरमान ने उसके सॉफ्ट और गोरे से पैरों पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है ये पैर बेबी गर्ल। अरमान ने कहा और तभी अचानक से वो उसके एंकल्स को जकड़ते हुए बोला, और जब ये मेरी कमर के इर्द गिर्द फंसेंगे तो बेशक और ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। बेचारी भोली सी आयशा पूरी तरह से अनजान थी अरमान के शब्दों का मतलब समझने में। उसका चेहरा पसीने में तरबतर हो चुका था और वही अरमान के हाथ उसके पैरों से चलते हुए ऊपर बढ़ने लगे, और जैसे ही आयशा ने अरमान के हाथ को अपने पैरों पर रेंगता पाया तो वो कराह उठी, और इस दफा जैसे ही उसके मुंह से आहें निकलने को हुई उसी पल अरमान एक झटके में उसके ऊपर आ गया और उसके हाथ जो अब आयशा के पैरों के दरमियान हरकत किए जा रहे थे उन्हें सकट के साथ ऊपर खिसकाते हुए उसने आयशा के होंठों को बेहद मजबूती से अपने होंठों में दबा लिया और दूसरे हाथ को बेहद रफली उसके पूरे जिस्म पर चलाने लगा। आयशा की सांसें छूटने लगी, वो पसीने में तरबतर हो गई, और इधर अब अरमान भी पागल हुआ जा रहा था उसे चूमते हुए। वो रुकने का नाम तक नहीं ले रहा था, जिस कारण आयशा पूरी तरह से उसके आगे लाचार पड़ गई कि तभी अचानक से उसके दिमाग में वो रात शोर करने लगी जिसने उसके मन में सवालों का तूफान ला दिया। उसे महसूस हुआ कि वो अरमान को धोखा दे रही है, क्योंकि अभी तक अरमान को उसके बारे में कोई सच्चाई नहीं पता है और बिना अपनी सच्चाई बताए वो अरमान के साथ इतनी आगे नहीं बढ़ सकती थी। उसके मन में घबराहट सी पैदा होने लगी, जिस वजह से आंखों से आंसू झरझर बह उठे। और यहाँ अरमान जो भूखे शेर की तरह टूट पड़ा था आयशा के जिस्म पर, उसने जब आयशा की सिसकियों को सुना तो अचानक से उसका शरीर थम सा गया।
उसने धीरे से अपनी तेज चल रही सांसों के साथ उसका चेहरा देखा और फिर उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछते हुए कहा, कुछ तो ऐसा है तुम्हारे जहन में जो तुम्हें परेशान कर रहा है। हम ये सुन आयशा एकदम से सिसक उठी। मुझे आपको एक सच बताना है, आयशा ने अरमान से नजरें चुराते हुए सिसक कर कहा। तो वही अरमान बिना किसी लहजे के उसके चेहरे को देखे जा रहा था। क्या कहना चाहती हो? अरमान ने सीधा सवाल किया। लेकिन आयशा में हिम्मत नहीं थी उसे कुछ भी बताने की। उसे डर था कि कहीं अरमान ने भी उसे छोड़ दिया तो कैसे रह पाएगी वो, कैसे सह पाएगी वो, अकेली पड़ जाएगी वो एक बार फिर। और यही डर उसे सब कुछ छिपाने पर मजबूर कर रहा था। उसने अपनी नम आंखों से अरमान की आंखों में देखा और फिर घबराई सी आवाज ने कहा, आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं ना? उसके इस सवाल पर कुछ पलों तक अरमान उसे खामोशी से बिना किसी भाव के देखता रहा और फिर उसने हौले से आगे झुककर उसके होंठों को चूमकर कहा, मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा अगर तुमने मुझसे दूर जाने की जरा सी भी कोशिश की। तुम्हें छोड़ना तो मेरे ख्वाब की भी बात नहीं है। आयशा सन रह गई उसके चुने हुए शब्दों को सुन, क्या आप ऐसे ही बात करते हैं? उसके अचानक से किए गए इस मासूम से सवाल को सुन अरमान के अंदर चाहत उमड़ आई। वो अपना एक हाथ उसके कंधे से सरकाते हुए नीचे सीने तक ले जाने लगा और बोला, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। तो ये सुन आयशा ने बच्चों की तरह फिर से बात बदल दी और कहा, अब मेरा हाथ छोड़ दीजिए, दर्द होता है। उसके इस सवाल पर अरमान ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अरमान मलिक की चाहत हो तुम, दर्द तो तुम्हारी जिंदगी की किताब में लिख चुका है अब। ये कहते ही अरमान ने उसकी नाक को अपने होंठों से छूते हुए कहा, यकीन करो मुझसे चाहत आसान नहीं होगी। आयशा का रोम रोम कांप उठा उसके शब्दों को सुन कि तभी ना जाने उसके दिमाग में क्या आया कि उसने सवाल किया, अगर मैं आपसे फिर से दूर हो गई तो? आयशा अपने शब्द पूरे भी ना कर पाई कि तभी अचानक से उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ क्योंकि अरमान ने एक झटके में उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। उससे दूर होने की बात सुनते ही वो तेज में भर उठा। उसने दूसरे हाथ से आयशा के जबड़े इतनी मजबूती के साथ पकड़ लिए कि उसका चेहरा लाल पड़ गया तो वही अरमान ने दांत पीसते हुए कहा, एक और बार मुझसे दूर होने की बात कही तो आज की रात बहुत दर्दनाक हो जाएगी तुम्हारे लिए आयशा मुखर्जी। आयशा खौफ से भर गई उसके लफ्जों को सुन। वो बेहद डर गई थी जिसके डरे हुए चेहरे को देख अरमान ने एक दफा फिर अपने गुस्से पर काबू किया और अचानक से उसे छोड़कर उसके हाथ खोलते हुए उसने आयशा को तुरंत पलटकर अपने सीने पर लिटा लिया और उसे खुद की बाहों में जकड़कर खुद के क्रोध को काबू में करने की कोशिश करने लगा। और आयशा डरी सहमी उसके सीने से चिपकी रही जब अरमान ने कहा, तुमसे दूरी का ख्याल तक मुझे मंजूर नहीं इसलिए अगली दफा सोच समझकर मुझसे कुछ भी कहना वरना। अरमान ने जानबूझकर अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए और आयशा ने अपने नाखून कसके अरमान के सीने पर धंसा दिए। मैं भी आपसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। आखिरकार आयशा ने अपने जज्बातों का जिक्र का किया। पर आपके गुस्से से डर लगता है मुझे, आयशा ने धीरे से सिसकते हुए कहा। लेकिन अरमान ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और उसकी नग्न पीठ पर अपने हाथ सहलाता रहा। और आयशा ने अपने जिस्म को पूरी तरह उसके हवाले छोड़ दिया। थकान से चूर हो चुकी आयशा कब सो गई उसे खुद इस बात का होश ना रहा और अरमान को तुरंत भनक लग गई कि अब वो सो चुकी है। ये महसूस करते ही उसने धीरे से आयशा को पलटकर बिस्तर पर लिटाया और फिर खुद खड़ा होकर एकटक उसके जिस्म और खासकर उस जिस्म पर मौजूद उस काले निशान को देखते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। कुछ ही पलों में उसने अपने सारे गीले कपड़े निकालकर जमीन पर फेंक दिए और फिर एक टॉवल लपेटकर उसने आयशा की भीग चुकी सकट को भी उतारकर उसके जिस्म से अलग कर दिया। वो लगभग पूरी तरह से बेलिबास हो चुकी थी और अरमान ने उसे ब्लैंकेट से ढकते हुए उसे कसके अपनी बाजुओं में भर लिया तो वही उसकी बाहों से लिपटते ही आयशा मोहब्बत से उसके सीने में कसमसा गई और नींद में बच्चों की तरह अरमान के सीने पर चढ़ गई। और अरमान ने उफ तक न की। अंडरस्को सर, वो बेंगलों में ही हैं। ये शब्द कबीर के थे जो अभी अभी अभय के केबिन में आया था और उसके इन शब्दों को सुन अभय के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। मैं जानता था, ये कहते ही अभय ने अपनी आंखों पर एक काले रंग का चश्मा चढ़ाया और कहा, अगले 1 घंटे में मेरे कानों में ये खबर आ जानी चाहिए कि अब उस मल्होत्रा का इस दुनिया में नामो निशान तक नहीं बचा है। ये कहते ही अभय वहां से बाहर निकल गया और अपनी कार के अंदर बैठकर खुद ड्राइव करते हुए वहां से कहीं जाने लगा। उसकी कार हवा से बातें कर रही थी। इस समय उसका चेहरा गुस्से में लाल था। सामने डैशबोर्ड पर एक शराब की बोतल रखी थी जिसे एक हाथ से उठाते हुए उसने उसे अपने होंठों से लगा लिया और तभी अचानक से उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा जिसे उसने तुरंत संभाल लिया लेकिन इस जद्दोजहद में उसका हाथ स्टीरियो पर जा टकराया जिसमें एफएम पर बज रहा एक गाना प्ले हो गया। या अली रहम अली, या अली यार पे कुर्बान है सभी, या अली मदद अली, या अली ये मेरी जान ये जिंदगी। इश्क पे हाँ मिटा दूं, लुटा दूं मैं अपनी खुदी, यार पे हाँ लुटा दूं मिटा दूं मैं ये हस्ती। अभय का दिल जला जा रहा था और आंखों पर नशा हावी होता जा रहा था।
रास्ता लगभग सुनसान हो चुका था और रोशनी भी बहुत कम थी कि तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने गलती से एक लड़की आ गई, जिसे देखते ही अभय का सारा नशा फाख्ता हो गया और उसने अचानक से कार का ब्रेक मारा। इस चक्कर में वो कार उस हाईवे पर यकायक गोल घूम गई और उसके टायर के फिसलने की आवाज उस सुनसान सड़क पर गूंज उठी और वो लड़की लड़खड़ाने की वजह से जमीन पर जा गिरी। अभय की कार का जोरदार ब्रेक लगा और कुछ पलों तक अजीब सी खामोशी फैली रही। केवल उसकी कार में बज रहे उस गाने के बोल गूंज रहे थे। बिना तेरे न एक पल हो, न बिन तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो। 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए, 4 मिनट हुए और इसी तरह 5 मिनट हो गए, लेकिन कोई हलचल ना हुई कि तभी अचानक से गुस्से में भभकाता अभय कार से बाहर निकला और दूसरे ही पल वो उस लड़की के सामने आ खड़ा हुआ जो इस समय उसकी कार से टकराते टकराते रह गई थी। उसका चेहरा इस पल जमीन की ओर झुका था और आंखें नीचे थी। तभी उसकी नजरों के ठीक सामने अभय के चमचमाते जूतों की नोक आ गई। उसने अब तक अपनी गर्दन नहीं उठाई थी जो कि जमीन पर गड़ी थी, जब अचानक से अभय की कर्कश और क्रोध में धधकती आवाज उसके कानों में पड़ी, खुदकुशी के लिए बहुत गलत गाड़ी चुनी तुमने, क्योंकि अब तुम्हारी ये ख्वाहिश तो मैं ऐसे ही पूरी कर डालूंगा। ये कहते ही अभय ने अचानक से अपनी कमर से एक बंदूक निकालकर सीधा उस लड़की के सिर पर तान दिया। सनम पे हाँ, इश्क पे हाँ, मिटा दूं, लुटा दूं, मैं अपनी खुदी। कसम से हाँ, लुटा दूं, मिटा दूं, मैं ये हस्ती। या अली रहम अली। तो वही उस लड़की के ऊपर बादल गरज उठे और उसकी दुनिया हिल गई जब उसके कानों में वो आवाज गई जिसे सुन एक पल में उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। हाँ, ये माया थी। कंटिन्यूड। क्या होगा अब अभय और माया का सामना? बहुत गंदे हैं, एकदम बेदिल, बेरहम और बेदर्द। माया इस समय अभय के पैरों में पड़ी थी और अभय ने उसके माथे पर बंदूक तान रखी थी। माया पहचान चुकी थी अभय की आवाज को, मगर अभय अब भी उससे अनजान ही था। माफ कीजिए जनाब, गलती से गाड़ी के सामने आ गई, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। अचानक से अभय के कानों में किसी औरत की आवाज पड़ी। अभय ने अपनी गर्दन उठाई और सामने से आ रही एक औरत को देखा जिसने इस समय बुर्का पहना हुआ था और वो तुरंत जमीन पर पड़ी माया को उठाते हुए बोली, जनाब ये खुदकुशी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हाँ, गलती से आपकी गाड़ी के सामने जरूर आ गई। खुदा के लिए माफ कर दें। उस औरत ने माया की तरफदारी की और उसे अभय से दूर कर अपने पीछे खड़ा कर दिया। और यहाँ माया ने भी एक बुर्के से ऊपर से नीचे तक खुद के पूरे बदन को ढक रखा था, इसलिए अभय उसका चेहरा देखने में नाक में आब रहा। तो वही माया उससे नजरें चुराते हुए मुड़कर खड़ी हो गई क्योंकि उसकी आंखें अश्क से भर चुकी थी और वो उन्हें अभय की नजरों से छिपाना चाहती थी। और यहाँ अभय ने एक क्रोध भरी नजर उस औरत के पीछे खड़ी माया पर डाली और फिर उस बंदूक को दोबारा अपनी कमर में फंसाते हुए कहा, अगली दफा ये नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो खुदकुशी हो या गलती, वरना मौत का कारण मेरी गाड़ी नहीं बल्कि मैं बनूंगा। ये कहते ही अभय तुरंत वहां से मुड़कर चला गया तो वही माया का जिस्म ढीला पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभय के इतने करीब आकर भी उससे दूर हो गई। उसने कसके अपनी आंखें मींच ली। उसके लहजे में दर्द, क्रोध और लाचारी सब था। अचानक से उसकी आंखों से आंसू झरझर बह गए और जैसे ही अभय की कार फुल स्पीड से उसकी आंखों के सामने से ही निकल गई तो माया का रोना छूट गया और फफक कर रो पड़ी। फ्लैशबैक। सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन माया ने अभी तक न ही कुछ खाया था और न ही कुछ पिया था। वो इस वक्त बंद कमरे के कोने में अपने घुटने मोड़ बैठी थी और अपना सिर उसने दीवार से टिका रखा था। उसके दिमाग में अभय के कहे वो शब्द गूंज रहे थे, खबरदार जो किसी ने भी अब इस लड़की को पानी की एक बूंद तक दी, वरना मौत के लिए तैयार रहना। माया ने उम्मीद भी नहीं की थी कि अभय कुछ ऐसा कहेगा। वो आंख फाड़े रह गई और अभय उससे दूर होकर बोला, बहुत शौक है ना मेरे सामने जबान चलाने का, अब देखो कि इसका अंजाम क्या होता है। हालांकि माया को भूख तो बहुत लग रही थी लेकिन अब तो अभय ने खुद मना कर दिया था कि कोई भी उसे खाना ना दे तो भला कहाँ से खाएगी कुछ। उसने तुरंत अपना पेट पकड़ लिया और भूख की वजह से उसकी आंखें भर आई, क्या जरूरत थी इतना बोलने की, अब रहो भूखी। भूख के मारे माया का गला भर्रा गया और उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर लौट गए। उसने तुरंत अपना सिर घुटनों पर झुका लिया और बोली, पर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, बस एक माफी ही तो मांगी थी, माफ नहीं कर सकते थे तो कम से कम इतनी बड़ी सजा भी ना देते। एक तरफ फिक्र करने का दिखावा तो दूसरी तरफ मुझे खुद भूखा रख रहे हैं। बहुत गंदे हैं, एकदम बेदिल, बेरहम और बेदर्द। माया कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रही थी जब अचानक से उसके कानों में एक भारी आवाज पड़ी, सही फरमाया तुमने मोहतरमा, एकदम बेरहम, बेदिल और बेदर्द हूं मैं। एक पल ना लगा माया को ये आवाज पहचानने में। उसने घबराकर जैसे ही अपनी गर्दन उठाई तो उसे ठीक उसके सामने एड़ी के बल अभय बैठा दिखाई दिया, जिसे देख उसके छक्के छूट गए। ना जाने क्या क्या सुन लिया होगा अभय ने। अभय के चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे तो वही माया डर के मारे उसे देखे जा रही थी जब अचानक से अभय उठा और साथ ही साथ उसने माया की बाजू को पकड़ा और अपने साथ उसे भी खड़ा कर दिया।
माया तो अवाक रह चुकी थी उसके अचानक से यहाँ आने पर कि तभी अभय उसे कमरे में रखे सोफे और टेबल के सामने ले आया और खुद सोफे पर बैठते हुए बोला, बैठो। माया अब भी पागलों की तरह आंखें फाड़े केवल उसे ही देखे जा रही थी। और जब अभय ने उसे बैठते हुए नहीं पाया तो इस बार उसने खुद ही माया की कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया जिससे वो सीधा उसकी गोद में जा गिरी। उसकी आंखें बाहर निकल आई और दिल तेज हो गया जब अभय ने उसकी आंखों में देख बेहद ठंडी आवाज में कहा, मैं एक बार जो कहता हूँ उसे मान लिया करो, वरना दोबारा समझाने का तरीका मेरा बहुत अलग होता है। हम माया ने तुरंत अपनी गर्दन तोते की तरह हाँ में हिला दी। अनजाने में उसके हाथ अभय के सीने पर कस गए थे जिन्हें अभय ने देख लिया लेकिन हटाने की कोशिश नहीं की क्योंकि ना जाने क्यों उसे माया का छूना बुरा नहीं लगा। वरना अगर कोई भी लड़की बिना इजाजत के उसे हाथ तक लगा ले तो वो गुस्से में भर उठता था, पर माया में कुछ तो ऐसा था जिसके नखरे तक अभय ठाकुर उठाने को राजी था। कि तभी अचानक से उसने टेबल पर रखी खाने की प्लेट उठाई जिसे अभी तक माया ने देखा ही नहीं था और अब जाकर उसका ध्यान गया उस प्लेट पर। तो यहाँ अभय ने उस प्लेट को माया की ओर बढ़ाते हुए कहा, खाना खाओ। माया ने एक नजर खाने को देखा और फिर एक नजर अभय को, और इस बार चालाकी दिखाते हुए उसने तुरंत भूख के मारे अभय के हाथ से वो खाने की प्लेट लगभग छीनते हुए ली और फिर बड़ी होशियारी से कहा, आपका शुक्रिया मुझे माफ करने के लिए, अब मैं सुकून से कुछ खा सकती हूँ। कहते ही माया बच्चों की तरह खाने पर टूट पड़ी। तो वही अभय की आंखों में पहली दफा किसी लड़की की बचकनी हरकतों को देख चमक आ गई। जबकि उसने कहा भी नहीं था कि वो माया को माफ कर चुका है, लेकिन ये मोहतरमा खाने के आगे हार गई और जबरदस्ती माफी वाला चैप्टर क्लोज करके खाने पर टूट पड़ी। वो इस समय अभय की गोद में बैठी एक छोटी बिल्ली लग रही थी और बेहद फुर्ती में खाने के निवाले तोड़कर खाए जा रही थी कि तभी अचानक से उसे एक ठसका लगा जिस कारण वो खांस पड़ी और ये देख अभय ने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर उसके होंठों से लगा दिया। माया तुरंत गटगट करते हुए पानी पी गई और अभय की इंटेंस नजरें उसी पर टिकी रह गईं। पानी पीकर अब जाकर माया को राहत मिली और खाना खाकर पेट को राहत मिली। कि तभी अचानक से उसे होश आया कि वो कब से अभय की गोद में यूं ही बैठी हैं और ये देखते ही उसकी धड़कनें रुक गईं। खाने के चक्कर में तो मानो वो सब कुछ भूल ही गई थी। और अब वो जैसे ही उसकी गोद से उठने को हुई उसी पल हड़बड़ी में उसका पैर डगमगा गया और इस दफा वो अभय को अपने साथ लेकर सोफे पर जा गिरी। अभय नीचे था और माया का जिस्म उसके ऊपर। अभय की गहरी और तेज से भरी नजरों को देख माया के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसके बाल नीचे की ओर लटकर अभय का चेहरे को छूने लगे जिन्हें देख अभय ने उसके बालों को बेहद सेंसुअल तरीके से कान के पीछे सरकाते हुए कहा, मुझे शक है कि जब तुम पैदा हुई होगी तब भी तुमने पूरे हॉस्पिटल को सर पर चढ़ा लिया होगा। माया के इतने क्लिमसी लहजे को देख अभय भी आखिर ये बोल पड़ा, मैं दरअसल उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरा पैर फिसल गया, मुझे माफ कर दीजिए। एक बार फिर माफी की रट शुरू हो गई। तो वही अभय ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख दिया और अचानक से उसे बेहद मजबूती से जकड़ लिया जिससे माया की सिसकी निकल गई। आउच, माफी चाहिए, अभय ने बेख्याली से उसकी आंखों में देख कहा। वही माया अपनी कमर में उठ रहे दर्द के कारण हल्की नम आवाज में बोली, जी, शर्त है इस माफी की। कैसी शर्त? ये सुन अभय ने अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को मदहोशी से उसके होंठों पर चलाया और उन होंठों को बेहद शिद्दत से देख कहा, मेरे करीब आओ। माया का जिस्म गर्म पड़ने लगा था। क्या? शश शश। अभय ने तुरंत उसके होंठों पर अपनी उंगली धसा दी और उसे खामोश कर दिया। जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ, उसने बेहद नशीले अंदाज में कहा जिसे सुन माया का रोम रोम कांप उठा। उसने धीरे से अपना चेहरा अभय के चेहरे के नजदीक बढ़ाया। और करीब, अभय ने कहा। माया और पास आ गई। और करीब, अभय ने एक दफा फिर कहा। और अब माया और उसके होंठों के बीच बमुश्किल हवा फिसलने भर का फासला बचा था। कि तभी अभय ने अपना दूसरा हाथ उसके बालों में फंसाया और अचानक से उसकी शक्ल अपने पास खींच ली जिससे पलक झपकते ही माया के होंठ अभय के होंठों से जा मिले। माया की आंखें फटी रह गईं, जबकि अभी तक तो अभय ने अपने होंठों को चलाना तक शुरू नहीं किया था। उनके लब आपस में उलझ चुके थे लेकिन ये किस नहीं थी। तभी अभय ने एक दफा फिर से कहा, नाउ किस मी। और आखिर में उसके ये शब्द माया के पूरे तन बदन में झुरझुरी पैदा कर गए। कंटिन्यूड। अगर गए आपको स्टोरी पसंद रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड थैंक यू फॉर द लवली रिस्पॉन्स यू गाइस आर गिविंग। आई